हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये सितंबर मंथ की लास्ट न्यूज़ है। तो सबसे पहली न्यूज़ है, विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है मून लाइटिंग की वजह से। मून लाइटिंग से यहाँ पर मतलब ये नहीं कि रात में बिल्कुल बैठ करके काम कर रहे थे। ये विप्रो ने मून लाइटिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग सेम इंडस्ट्री में और दो कंपनीज में एक साथ काम कर रहे हैं उनको मून लाइटिंग से यहाँ रेफर किया गया है। तो विप्रो ने 30 लोगों को फायर कर दिया जो कॉम्पिटिटर्स के साथ काम कर रहे थे। हालांकि स्विगी ने इस पॉलिसी को सबसे पहले लाया था। स्विगी ने बोला था कि आप मेरे साथ जोमेटो में या फिर कहीं ओला और किसी और चीज़ में ऊबर ईट्स में काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट विप्रो ने ये बात को अलाउड नहीं किया था। इवन विप्रो ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात का साइन करा कर रखा हुआ था कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है, आप कॉम्पिटिटर्स में काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कंपनी की प्राइवेसी इश्यूज़ पे काफ़ी मैटर पड़ रहा होता है। सेम एक टेक महिंद्रा ने कहा है कि कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप कोई सेकेंडरी जॉब कर रहे होते हैं। ये ओपिनियन है टेक महिंद्रा का। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इलॉन मस्क ने डिपोजिशन मतलब ट्विटर के केस के लिए अक्टूबर ट्रायल में डिपोजिशन का लिए अप्लाई किया हुआ था, जो कि फेल हो गया है। और ये जो ट्विटर के लिए डील हुई थी उसके लिए अब इलॉन मस्क अपेयर कर रहे हैं, जो 17 अक्टूबर से उनकी डेलावेयर कैंसरी कोर्ट, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँगा, उसमें इनको अपनी हाजिरी देनी है। वहाँ पर सारी कोर्ट में कई काम पूरे होंगे तो प्रेजेंट होंगे। इसके लिए प्रिपरेशन करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि एप्पल ने आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग जो है ग्लोबल मार्केट में जो भी सप्लाई चेन होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी शुरू कर दी है। ये कि एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और ऐसा देखा जा रहा है कि ये सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन फैक्ट्री के साथ तमिलनाडु में शुरू कराई जाएगी। और इसे वो चांसेस हो जाता है कि आईफोन के प्राइस जो है रिड्यूस हो जाए नए मॉडल के, और क्योंकि इसे कस्टम ड्यूटीज जो लगती थी ना चाइना से आने से, वो नहीं लग रही होती है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, टीसीएस ने अपने एम्प्लॉयज से वर्क ये मतलब डिमांड करी है कि आपको एटलीस्ट 3 दिन तो हफ्ते में काम करने के लिए ऑफिस आना कंपलसरी है। और ऐसा कई जगह ऑफिस में मतलब कई जगह ऑफिस में बुला लिया गया है। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स हैं वो टीसीएस में काम करते हैं, उनको बुला लिया गया है। अब वो रेगुलर काम कर रहे होते हैं। हालांकि कंपलसरी होता है कि 3 डेज में तो आना ही आना है, बाकी 5 डेज तक जाने के आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। बट अगर आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है तो आ सकते हैं। तो मेरे साथ दोस्त जाना ही प्रेफर कर रहा होता है, क्योंकि उनका वहाँ पर रह करके गुड़गांव और दिल्ली और नोएडा में इन सब जगह रह करके उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है। अगर वो वहीं रहेंगे तो इसी का खर्चा आ जाता है, जिससे वो जाना प्रेफर कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि एयर इंडिया ने विलीस लीज के फाइनेंस से 34 ओल्ड इंजन को रिप्लेस करने के लिए बात करी हुई है। आज की डेट में देखा जाए तो एयर इंडिया के पास, वैसे तो बताना चाहेंगे एयर इंडिया टाटा के द्वारा बैक करी हुई कंपनी है। एयर इंडिया के पास 113 प्लेन्स हैं, ओके, जो अभी उड़ रहे होते हैं, जिसकी उनकी नैरो बॉडी फ्लीट है 70 की। और 70 एयरक्राफ्ट है, 54 जो है वो सर्विस में होते हैं एयरक्राफ्ट के। और ये जो लीज है इसमें 34 ओल्ड इंजन को लेकर आएंगे। इससे मेंटेनेंस कॉस्ट जो रिड्यूस हो और जो जो चीज़ें नहीं है बेकार के उनको हटाने की प्रेफर करेंगे महिंद्रा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, महिंद्रा ने ईवी के लिए, ईवी व्हीकल का जो उनका सेक्टर है उसको पुश देने के लिए $500 बिलियन की फंडिंग को रेज करने के लिए डिमांड करी हुई है। ये फंडिंग ग्लोबल ग्रीन फंड्स और उसके और प्राइवेट इक्विटी फर्म से डायरेक्टली पास चल रही है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग सर्च कर रहे हैं कि जो दूर तक के इन्वेस्टर हो, ऐसा ना हो कि आज लगा कर 3 साल में हो जाए। कि लॉन्ग टर्म में इनके साथ सस्टेन करना चाह रहे हैं, उनके लिए दूर रहते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेजॉन ने 420 मेगावाट पे सोलर प्रोजेक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करने का सोचा हुआ था। हालांकि अमेजॉन के 3 सोलर फार्म्स लोकेट करे गए हैं राजस्थान में, एक 210 मेगावाट का, एक 100 मेगावाट का, एक 110 मेगावाट का। सो ओवरऑल 420 मेगावाट का है, जिसकी आप देख सकते हैं किन कंपनी के साथ कौन डेवलप करेगा ये बात लिखी हुई है। 210 जो कि मेगावाट का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है अमेजॉन के द्वारा, वो रिन्यू पावर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। देन ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल के बाद उसके बाद एनर्जी इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर करा जाएगा। मेजरली ये सारे सोलर फार्म्स होंगे वो राजस्थान में होंगे, वो भी राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है अपने लास्ट 5 ईयर्स में 334% से राइज करे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और 75 नेशंस में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले इंडिया जो था इम्पोर्टर था, अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अभी भी देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग इम्पोर्टर नहीं है, बट ये चेंज की शुरुआत है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए, कंसिडर करा जाए तो इंडिया की मेक इन इंडिया को ये बूस्ट देने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट में आते हैं, नेस्ले ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में, 500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में। आप अगर इसको कंसिडर करेंगे ये अमाउंट कितना बड़ा है नेस्ले के कंपैरिजन में, क्योंकि नेस्ले ने अभी तक पिछले 60 साल में केवल 8,000 करोड़ को लगाया था, और आने वाले 5 साल में
केवल आने वाले 2025 तक, जो कि अब 3 साल बोल सकते हैं, 3 साल में 5,000 करोड़ लगेगा। उनका ये भी कहना है कि आने वाले टाइम पे इंडिया की जो पॉलिसीज़ है उनको देख कर के केवल इंडिया ही है इस पूरी मार्केट में जो इन्फ्लेशन से डील करते हुए ग्रो करेगा। इस वजह से सारी चीज़ों को ओवर का पावर कर जाने की वजह से जो नेस्ले के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव है मार्क सेंडर, आई होप मैंने इनका नाम सही लिया होगा, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में 5,000 करोड़ की रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट बैंक बैक जो अनअकैडमी है, जो बिलियन डॉलर एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जो एक्सपेंडिचर होता है उनको रिड्यूस करने का पूरा प्लान कराया है। जो 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी उनकी, अब वो 50 से 60 करोड़ पे लाने के पूरा प्रयास करेंगे। ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं मेजरली। जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को पर्सनल कार दी जाती थी या फिर मील मिल जाती थी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो दिए जाते थे ना, जो बिजनेस क्लास दे दिया था उसको इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे दी, उसको थोड़ा डाउन कर करके अपने एक्सपेंसेस को कम करके प्रॉफिटेबल आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ये लोग। जो एक्सपेंडिचर 200 करोड़ का होता था अब इनका 50 से 60 करोड़ में करा जा रहा है। और हालांकि देखा जाए बहुत अच्छी बात है, अगर अपनी एडटेक कंपनी प्रॉफिटेबल जाएंगी तो इससे एक स्टार्टअप को बूस्ट मिलेगा। एक स्टार्टअप के लिए जर्नी का आइडिया मिलेगा कि लोगों को केवल फंडिंग ऐसा नहीं कि बहा देनी होती है, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस प्रॉफिटेबल रन करते हैं। ये स्टार्टअप के चक्कर में सब निगेटिव चलते जा रहा होता है, ऐसा नहीं वर्क कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद इनको सच्चाई मिल रही होती है, और क्योंकि फिजिक्स वाला आया है प्रॉफिटेबल, इस वजह से अनअकैडमी को काफ़ी बड़ा झटका लगा था, और अनअकैडमी बाजू सारे लोग इस समय ऐसा करने पर प्रॉफिटेबल होने के लिए भाग रहे हैं। और साथ साथ फंडिंग की जो विंटर चल रही है, आपको देख रहा हूँ कि इस समय फंडिंग नहीं मिल पा रही होती है, बहुत मुश्किल से मिल रही होती है। केवल जो स्टार्टअप फंडिंग के लिए बिल्कुल सीड फंडिंग होती है ना, केवल वो मिल रही है। इस वजह से भी इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल जाएँ। सिंस ये प्रॉफिटेबल होंगे तो ज़्यादा फंडिंग रेज करने को उनको मौका मिलेगा फ्यूचर में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा शाइन करेगी, ऐसा S&P चीफ इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया हुआ था, बताया हुआ था। और ऐसा है कि देखा जा रहा था कि इंडिया की जो भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट पुश दिया जा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट को रोबस्ट किया जा रहा है कि बाहर तक जाए, और मेक इन इंडिया और अब एक्सपोर्ट करने पर जो फोकस कर रहा था, इससे S&P ग्लोबल ने ये बोला हुआ था कि इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन में रिफॉर्म हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इंडिया की इकोनॉमी में जो इंडिया का रुपीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन कर चुका है। आज 29 सितंबर है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 81.90 रुपीज़ में आ चुका है, और ये तो मैं 28 सितंबर के लगाया था तो 81.75 रुपीज़ आ चुका था $1 की वैल्यू, तो जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। कुछ लोगों के लिए देखा जाए जो एक्सपोर्ट करते हैं ना चीज़ें, उनके लिए प्रॉफिटेबल है, बट ओवरऑल अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया अभी भी इम्पोर्टर ज़्यादा, एक्सपोर्टर कम है। इस वजह से हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये देखा जाए तो ये रीजंस क्या है जिसकी वजह से ये जा रहा है, तो रीजंस मैंने आपको बताने जाए थे। रीजंस ये है कि ऑयल एंड गैस, सबसे पहले तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यूएसए में फेडरल रिजर्व जो है रेट्स बढ़ा रहा है अपने, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इसकी वजह से हम लोग को भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और क्योंकि यूएस डॉलर यूएसडी की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वजह से हम लोग को ऑयल एंड गैस जो है, क्योंकि हम लोग ऑयल एंड गैस को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं, 85% ऑयल एंड गैस हम लोगों का आ रहा होता है। एफएमसीजी सेक्टर में जो क्रूड एंड पाम ऑयल आ रहा होता है वही बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्मार्टफोन बन रहे होते हैं, अभी तो मेजरली स्मार्टफोन जो 78 से 80% स्मार्टफोन भी मंगाए होते हैं, और टेलीकॉम सर्विस के लिए जो नेटवर्क के लिए आइटम्स गियर्स मंगाए जाते होते हैं वो भी बाहर से मंगा रहे होते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर प्लांट्स, ये सारी चीज़ें वो भी हम लोग सोलर सेल या मॉड्यूल्स ये भी बाहर से मंगा रहे होते हैं। इन सारी रीजन की वजह से हम लोग को काफ़ी बड़ा हिट लग रहा होता है जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ रही होती है करेंसी के अकॉर्डिंग। अब सबसे लास्ट पॉइंट में आते हैं, हम लोग लास्ट होता है एज यूजुअल फोर्ब्स की वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट। उसमें अब देखा जा रहा था 28 सितंबर और 29 सितंबर मैंने दोनों को लगा दी, क्योंकि चेंजेस काफ़ी मतलब हो गया, अच्छे खासे चेंजेस हो गए। गौतम अडानी नीचे चले जाते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा गौतम अडानी सेकंड नंबर पे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में थे, अब गौतम अडानी थर्ड नंबर पे हैं 28 सितंबर में, और मुकेश अंबानी जो थे वो 8th पोजीशन पे आ गए थे। वही 29 सितंबर को देखा जाए तो गौतम अडानी की वर्ल्ड नेटवर्थ जो थे फिर और $1.4 बिलियन से घटी थी, जबकि जेफ बेजोस और बर्नार्ड आर्नोल्ड जो कि लुई विटॉन फैमिली के आते हैं, इन सबकी वेल्थ सबकी बड़ी हुई थी। अमेरिका और फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों की वेल्थ बड़ी हुई थी, स्पेशली अमेरिका की। और गौतम अडानी अपने इंडियन मार्केट गिरी थी, इस वजह से गौतम अडानी की वेल्थ $1.4 बिलियन से कम हुई थी। गौतम अडानी गिर के 4th पोजीशन में आ गया, मुकेश अंबानी गिर के 9th पोजीशन में आ गया, क्योंकि $2.2 बिलियन का लॉस मुकेश अंबानी को भी बोला था। और बिल गेट्स अपने 5th पोजीशन में आए हैं, और लैरी पेज और सर्जी ब्रिन 8th एंड 10th पोजीशन पे हैं, जो कि गूगल के फाउंडर हैं। तो यहीं तक कि आज आपकी हम लोगों की आखिरी न्यूज़ बिजनेस न्यूज़ यहीं तक की थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो, कुछ भी पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने शेयर करिएगा अपने थॉट्स जो भी हों, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो ये सारी वीडियो ऐसी वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू।